आज हम लोगों का है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। है ना। इसको इस्मा भी बोलते हैं क्या, शॉर्ट में? हम्म, इस्मा। ESMA। इस्मा। बोलो। अखिलदीप। मिस्टर अखिलदीप। यस सर। हम्म। इसी को इस्मा बोला जाता है। सर सर वो अलग होता है सर। हम्म। सर वो अलग हो गई, इसेंशियल कमोडिटीज है, वो सर्विसेज होता है। और ये सर ये कमोडिटीज है। कमोडिटीज है, वो सप्लाई है, ठीक है। हाँ, वो सप्लाई है और ये कमोडिटीज है। कमोडिटीज है सर। उसमें सप्लाई दी जाती है, ठीक है। एक मिनट रुकना। अ, इसका जो हमारे देश में जो जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, प्रश्न इस बात पे है ना। इसके पीछे जो रीजन थे वो कुछ खास रीजन थे कि जैसे आपने किसी भी वस्तु का उत्पादन किया और उस वस्तु के उत्पादन में आपने कुछ गड़बड़ी की। गड़बड़ी मतलब आपने उसमें मिलावट कर दी, उसमें तमाम तरह की चीजें आप इन्वॉल्व करते रहते हो ना। तो उन सब चीजों के लिए उपभोक्ताओं का हित संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए हमने एक कानून बनाया जिसका नाम आपके सामने है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अब इसमें किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यानी कि जो वस्तु मनुष्यों के लिए जरूरी है, चाहे वो खाद्य हो चाहे वो पेय पदार्थ हो, है ना, तो उस चीज का कितनी मात्रा में उत्पादन, कितनी मात्रा में स्टॉक रखना है, कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, कब नहीं रखना है, ये सारी नियम और कानून आपको इस अधिनियम के माध्यम से बताए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा, अभी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि जैसे अभी अरहर की दाल का दाम आपने देखा होगा बीच में, है ना। तेल के दामों को आपने देखा होगा। और उसके बाद आपने हर एक चीज की ब्लैकमेलिंग भी देखी होगी। तो जब किसी भी वस्तु को ब्लैकमेल कर लिया जाए, ब्लैकमेल मतलब होता है उसको काला बाजारी बोलते हैं सीधी भाषा में, और उसको स्टॉक कर दिया जाता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो दूध हो चाहे वो तेल हो चाहे वो चीनी हो, ठीक है। और तो बनी सी बात है कि उसमें बढ़ोतरी होनी है। जैसे अभी फॉर लेटेस्ट एग्जांपल ये था कि यहाँ वस्तु तो नहीं थी लेकिन सेवाएं थी। कौन सी एयरलाइंस है वो जो अभी स्ट्राइक कर दी थी? इंडिगो। इंडिगो सर। इंडिगो, है ना। तो ये तो मतलब एक सेवा में के अंतर्गत आती है ना। तो वो सेवा के अंतर, वो कमोडिटीज के अंतर्गत नहीं आती। तो वहां पे अगर उस चीज को क्राइसिस, यानी कि उसके रेट बढ़ाने हैं, हमको दाम बढ़ाने हैं,
तो उन्होंने फ्लाइट रोक दिया और फिर देखा कितने कितने में टिकट बेच के उन्होंने काम किया। तो उसी तरह वस्तुओं के बारे में होता है। अब इसके बारे में बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, तो लोग जब इसका भंडारण कर लेते हैं, भंडारण समझ रहे हो ना, स्टॉक में रख लेते हैं, स्टॉकिंग कर लेते हैं, तो बनी सी बात है कि कीमत उसकी बढ़ रहा है। तो अभी जो ये दाल, अरहर की दाल की जो कीमत बढ़ी थी ना, पैदावार कभी नहीं कम होती, मतलब कभी नहीं कम होती जब तक नेचुरल क्लैमिटी नहीं आती, तो वो कम नहीं होती। और फिर अगर कम भी होती है तो वो उतना, जिसको बैकअप बोला जाता है, उतना बैकअप में रहता है। तो यहाँ पे शहर में, हर एक शहर में करीब करीब एक दो पार्टीज ऐसी होती हैं जिनको शहर में उस चीज की सप्लाई का आधे मतलब लाइसेंस होता है कि भाई हम इस शहर में पूरे गेहूं की सप्लाई करेंगे, या इस शहर में हम आटे की सप्लाई करेंगे, या इस शहर में हम इसकी करेंगे। तो एक एक बड़ा व्यक्ति, तो यहाँ पे एक नंद गोपाल नंदी जी थे अपने, अरहर की दाल वाला जो प्रकरण हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ रखा लिए होते, तो वो इस आ जाते, एसेंशियल कमोडिटीज के तहत आ जाते। तो इन्होंने क्या किया था कि जैसे मान लो ये दाल जो आती है आपकी मध्य प्रदेश, दलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा राज्यों का रेशियो बताइए जरा। दलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य का योगदान है? सर मध्य प्रदेश। मध्य, फिर उसके बाद हम्म कम से कम चार राज्य बताया करो, ठीक है। तो अब इनका क्या है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको पता है कि ये महाराष्ट्र, एमपी से आती है, महाराष्ट्र में भी होती है, महाराष्ट्र से आती है ये, या एमपी से आती है। तो उन्होंने क्या किया कि हमने कहा कि ठीक है, आप वहां से भेजिए हमको। उन्होंने कहा कि जरूरत हमको कल के, तो आप ऐसा कि 2 दिन डिले कर दीजिए, 3 दिन डिले कर दीजिए, 4 दिन डिले कर, नहीं जो क्रम आपका चल रहा है रेगुलर, इसको डिले कर दीजिए 4-5 दिन, 4-5 दिन। और जब आप 4-5 दिन डिले करोगे तो क्या होगा, क्राइसिस बढ़ेगी। जैसे एक बार नमक का हल्ला हुआ था ना, याद है आप लोगों को? नहीं, छोटे छोटे रहे होगे आप लोग, याद है किसी को? तो क्राइसिस क्रिएट की जाती है। इसी तरह चीनी के दामों में, पहले ये सिस्टम, इसका पूरा, इस एक्ट का पूरा सिस्टम समझ लेना पहले। अब जैसे अ, गाड़ी वालों ने स्ट्राइक कर दिया, उस पे अरहर की दाल लगी हुई है, ठीक है, या कोई भी वस्तु लदी हुई है, जो दूध लदा हुआ है मान लो, ग- गाड़ी रोक ली गई या स्ट्राइक कर दिया लोगों ने, तो क्या होगा, मूल्य उसके बढ़ेंगे। उसके बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो स्टॉक में जो बिक रहा है उसका जरूर बढ़ेगा। लोग पता है यार दूध आ नहीं रहा है 2 दिन से, ऐसा करो ये जो बचा हुआ है इसी को महंगा बेच दो। तो उस चीज से लोगों को बचाने के लिए हमारी भारत सरकार ने इस कानून को जन्म दिया और इस कानून के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रदाय बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को बनाए रखने के लिए, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मतलब कि आपके शहर में 10 टन की जरूरत है तो आपको 10 टन ही मिलेगा, आपको 50 टन नहीं मिलेगा, यानी कि इतने से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है रखने की, जरूरत नहीं है। अभी इसको दूसरे वे में बताते हैं आपको। ये बात समझ में आ रही कि नहीं यार, ताकि उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। बात समझ में आई कि नहीं है? अब देखो दूसरा पहलू देखो। तो उसमें क्या होता है कि एक, जैसे किसान पैदा करता है वो तो चाहे तो पूरा का पूरा रख ले, किसी की मजाल है जो उसको बोले कि भाई तुमने इतना कहाँ से लाए, कहाँ, तो उनके उनसे तो कोई रिस्पांस, जवाबदेही हो नहीं सकती। भाई पैदा हुआ है, तो पैदा हुआ तो आपको भी एक लिमिट तक ही रखने की क्षमता। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो आपके पास 10 बीघे खेत है, और आपने
उस चीज का फायदा लेके कि हम किसान हैं तो हमसे तो सरकार पूछेगी नहीं। आपने क्या किया, पूरे गांव के गेहूं को या पूरे गांव के चने को या पूरे गांव की सरसों को क्या किया, अपने घर में स्टक करवा दिया। अब उस क्षेत्र में चने के कीमत में उछाल आ गया, सरसों की कीमत में उछाल आ गया। तो अब जब ऐसा हुआ तो जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है वो क्या करेगा, छापे मारेगा। तो पहले तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ मारेगा, जो व्यापारी हैं, स्टॉक उनके यहाँ से निकालेगा, नहीं निकल रहा उनके यहाँ तो है ही नहीं भाई, क्या किया जाए। तो पता लगा कि है कहाँ पे, ब्लॉक कहाँ पे किया गया, तो बोले साहब कुछ किसान मिलके इसको ब्लॉक कर लिया। तो पता चला कि किसानों के यहाँ छापा मारा, तो मारा गया। तो किसान बोले कि साहब भाई ये तो हमारे खेत में पैदा हुआ है। तो भाई पैदावार का भी एक एस्टिमेट होता है ना, कि इतना है तो इतना ही पैदा होगा, इतना कहाँ से आ गया है। तो कुछ व्यापारी किसानों से साठगांठ किए रहते हैं, इसमें सट्टा इसी को भी बोला जाता है। उनको वो पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने माल को पूरे किसान के क्षेत्र में, जैसे मान लो हमको मोनोपोली अपनी लानी है, मान लो सरसों में लाना मोनोपोली, अभी जैसे आए थे ना, 200 रुपया 250 रुपया किलो का मिल गया। तो हमने क्या किया कि पूरे क्षेत्र में हमने घर घर जाके किसानों से सौदा किया, और हमने कहा कि आपके घर में उत्पादन होने वाले समस्त सरसों का जो रेट खुलेगा उस रेट पे हम ले लेंगे। सबको उसने थोड़ा 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 पैसा देके रोक दिया, इसी को। अब रोक दिया। अब क्या हुआ, अब मार्केट में अब हम नहीं बेच रहे, अगला किसान ने, जो अब दूसरा व्यापारी जो जा रहा है वो कैसे आ रहा, बैरंग बैरंग मतलब समझ रहे हो ना, खाली हाथ आ रहा है, उसको कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। कहता भैया ना, नहीं बेचेंगे। क्यों, है ही नहीं हमारे पास कुछ, बिक चुका है। क्या कर सकते हो, मारोगे पीटोगे, कुछ नहीं करोगे ना, वापस आ गए। अब मंडी वाले भी ताक के बैठेंगे, यार अब की किसान आ नहीं रहे, माल ला नहीं रहे, क्या बात है। अब जैसे ही इतनी चीजें होंगी कि आपको लोकल माल नहीं मिलेगा, ध्यान यहाँ पे फिर देना, जब आपको लोकल माल नहीं मिलेगा, माल वो बाहर से आएगा, दूसरे जिले से आएगा, तीसरे जिले से आएगा, तो क्या वो व्यापारी हर जिले में तो जाएगा नहीं, तो दूसरे जिले से आएगा। तो अब उसकी कॉस्ट क्या होगी, बोलो, उसकी फिर से कॉस्ट बढ़ क्या जाएगी। बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। अब जब वो मार्केट में उतरा, मान लो हमारे क्षेत्र की मंडी में उतरा बाहर का चना, तो बोला साहब 60 रुपए किलो बिकेगा आज। उसने 50 रुपया किलो का रेट दे रखा है, 60 रुपया रेट हो गया, बाहर से आ रहा है। अब जब बाहर वाले यहाँ पे 60 रुपया में बेचे, तो अब जो किसान कैपेसिटी वाला है वो तो कहेगा यार अभी रोक लो, रेट बढ़ रहा है इसका, उसके अंदर मैसेज जाएगा कि अभी रेट इसका बढ़ रहा है। तो वो भी रोक देगा, बाहर स्टेट वाला या बाहर दूसरे राज्य वाला, ओ जिले वाला, वो भी रोक देगा। फिर क्राइसिस होगी। फिर क्राइसिस होगी तो जो पहुंचेगा, एक आध ट्रक दो ट्रक, जिसको ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हो, है ना, तो थोड़ा थोड़ा पहुंचा और वो 70 रुपए किलो बिक गया, कभी कभी 80 रुपए किलो बिक गया, कभी कभी 90 रुपए किलो बिक गया। अब जब उसके रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, उसकी जरूरत लोगों को हो रही है कि गर्मियों में लोग बना के दाल वगैरह रख लेते हैं या जो भी है, तो अब जब उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, आपूर्ति कम हो रही है, तो बनी सी बात है, पैसा तो हो और रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब वो जो व्यक्ति दे रखा है 50 रुपया में, अब वो देखा यार मौका अच्छा है, अब क्या करो, अब धीरे धीरे करके, अब इकट्ठा वो नहीं करेगा, अब एक गांव जाएगा, कहेगा भैया यहाँ पे आदान प्रदान कर दो, जितना है सब खरीद लो, क्योंकि तैयार हो चुका है माल। तो अब चूंकि वो रखवा के रखा है सब किसानों को, तो किसान सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उनको रेट नहीं मिलेगा। तो सुरक्षित सब किसान रखे, तो बोले भैया ऐसा कर, कल हमारा व्यापार, वो कल हमारा बंदा आएगा, कल हम आप यहाँ से ट्रक लोड करवाएंगे। तो किसान तो रेडी रहते हैं, अच्छा भाई चलो मुक्ति मिलेगी अब। तो सब गांव वालों ने या जो भी आसपास के लोग हैं वो करके 2-4 ट्रक उसने मार्केट में भेज दिया। अब 2-4 ट्रक मार्केट में आएगा, लोकल आएगा,
तो अब तो वही जो एमपी की तरह, जो एमपी से आया या कहीं से भी आया, तो भाई उसी रेट पे तो बिकेगा, उससे कम तो बिकेगा नहीं। तो कल का रेट क्या था, 80 था, आज भी 85 खुल गया, 85 में बेच दिया उसने। तो इस तरह से करके बाजार को ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो आपकी ये वाली चीज हो गई। अब इसी में आपको मैं पूंजीवाद समझा देता हूँ। पूंजीवाद का रोल कहाँ तक हमारे समाज के लिए खतरनाक है। जैसे अभी आपने इंडिगो को देखा, और अभी हमारी सरकार ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। इनके बैड इम्पैक्ट आगे चल के होंगे। अब जैसे मान लो, सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम लो, दो चार छह सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम लो, दो चार सरिया फैक्ट्रियों के नाम लो जो बड़े बड़े उत्पादक हैं। अगर वो अपनी उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन करने लगे, खाली इसलिए कि मार्केट में हमको क्राइसिस करना है। अभी हुआ था ना, सरिया का रेट देखा था आप लोगों ने, वो वही था, क्राइसिस करना है। उत्पादन क्षमता हमने घटा दिया। अब जब घटा दिया तो बनी सी बात है, जो हमें सप्लाई देनी थी वो रुक गई। अब जब रुक गई सप्लाई, तो अब आप दिमाग में बात आ गई आपके तुरंत, क्या कि रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो अब ऐसे हालात में प्राइवेट कंपनियां जब अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हैं तो प्रोडक्शन को कम कर देती हैं। प्रोडक्शन कम करेंगी, शॉर्टेज होगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी। तो भारत में इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए, कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो हमारा जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लगा ना वो करेगा पूरा। लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर को अपने तोड़ दिया। जैसे सिनेमा हॉल पहले सरकार खुलवाया करती थी, पता नहीं आप लोगों को। सिनेमा हॉल हर बड़े कस्बों में या शहरों में सरकार के हुआ करते थे, पिक्चर देखने के लिए, सस्ते में, 5 रुपया में, 3 रुपया में, 2 रुपया। अब उसमें साइकिल स्टैंड का आ रहा है 1000 रुपया, तो सरकार को दिखाया जा रहा 300 रुपया आया। सीट फुल चल रही है 100 100 की, तो वहां पे सरकार को दिखाया जा रहा 85 सीट चल रही है। तो ऐसे हालात में उस सारे सिनेमा हॉल घाटे में चले गए। जब घाटे में जाएंगे तो बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर उनकी जगह कौन आया, प्राइवेट आया। अब खरीदते हो नए मॉडल में 500 रुपया में, 150 रुपया में। 150 रुपया का, अब बहुत जमाने से तो हम भी नहीं गए, कितने का है आगे वाला टिकट, जो सबसे आगे बैठ के देखा जाता है ऐसे करके, कोई गया इसमें से? नंदिनी शर्मा, अपर्णा गई पिक्चर देखने अभी इधर लेटेस्ट में? शहबाज राणा जी, आप गए होंगे जरूर। मैं नहीं गई मूवी देखने। हाँ, सर सबसे आगे मैंने का नहीं गई थी। 200 रुपये का मिलता है। 200 अब हमें नहीं पता नहीं, इसलिए हम पूछ रहे हैं ना, हमको भी ज्ञान हो जाए ना। हाँ, 150 200, और भी सर सबसे अच्छा होता है, 400 500 नॉर्मली खरीदा जाता अब है इसका बालकनी मतलब वाला, अगर एक आजकल तो वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स बोलते हैं ना उसको, मल्टीप्लेक्स, सुपर मल्टीप्लेक्स, क्या क्या, जिसमें ये सर वही आ गया वर्जन। दो ही लोग बैठ के देख सकते हैं ना, उसमें वो केबिन बना रहता है, ऐसा कुछ है ना। सर जी ऊपर होता है। हाँ, तो बड़े बड़े वो आ गए ना, जो सब पैसा वसूल करने के तरीके होते हैं। अखिल दीप नहीं है क्या? हाँ सर, क्या हुआ? कौन सी पिक्चर देखे अभी? अरे सर, हम 3 4 5 साल हो गया गए। सौम्या, सौम्या है कि नहीं? हाँ सर है। कौन पिक्चर देखी हो तुम? सर अभी 2 3 महीने पहले एक राजकुमार राव की देखी थी। उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसका नाम ही नहीं याद, मतलब पिक्चर देख डाली उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, ये तो बढ़िया है। सर भूल चूक माफ, भूल चूक माफ। अच्छा, तो वही इसीलिए भूल गई थी। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं। सुचिता, सर तुम कौन सी देखी? सर फिलहाल तो नहीं देखी अभी। ऋतिक रोशन जी, आप कौन सी देखी? कोई फिल्म आपकी आ रही है?
अरे सर, घर से मम्मी निकलने ही नहीं देती, देखने की दूर की बात है। क्यों? तो यार अब तुम नाबालिग थोड़ी हो, तो ऐसे बोलो अरे यार। फिर भी मेरे घर में थोड़ा सा सर नापसंद करते हैं। तो अच्छा। कभी स्कूल के समय में गए थे, छिप छिप करके वे बता के दोस्तों के घर जा रहे हैं। अब आप। उस अपने दोस्त को बोल रहा है कि तुम बता देना अपने घर में कि तुम मेरे घर आ रहे हो। हाँ, तो कला ऐसा काम कुछ प्लान बनता है। समझ गया, और कला। अभी ऐसा कुछ फिल्म देखने का घर वाले परमिशन नहीं देते हैं। और ये चलिए, तो ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो इसमें सर्विसेज भी होती है, ठीक है, तो दोनों को मैंने यहीं पे एक साथ बता दिया है। तो अब आपको बाइफरकेट करना है। तो पहले आप चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्राइसिस क्रिएट किया जाता है और कैसे फिर उस पर सरकार लगाम लगाती है। तो ये तो जैसे होता है ना कि अपने ही लोगों को मजबूर करना। जैसे पहले सरकार होते थे, ब्रिटिश होते थे, तो वो टैक्स लगा देते थे कि भाई इतना आपको देना ही देना है, तो वो आपको देना है। अब जब आप, अब ये दूसरी चीज एक और समझ लो यहीं पे, एक चीज और, लोगों बहुत से इसमें लोगों को जिनको चूंगी नहीं समझ में आ रहा होगा, चूंगी समझ में आ रहा है? यहीं पे आप आज का आपकी इकोनॉमी भी कुछ बता देता हूँ। लेवी, लेवी समझ रहे हैं आप लोग? लेवी, टैक्स को कहते हैं देवी, तो तो ड्यूटी लेवी है। हाँ, टैक्स। लेवी टैक्स भी होता है और चूंगी भी होता है, ये सब तो टैक्स के। चुंगी मतलब तह बाजारी। हाँ, ये सब टैक्स के प्रकार होते हैं, ठीक है, टैक्स के प्रकारों में से आते हैं। तो ये देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके लिए हमने एक मार्केट ओपन करवा दी, मार्केट ओपन करवा दी। अब समझना, किसान के खेत में मान लो गेहूं या जो रोजमर्रा की चीज जैसे आलू, टमाटर, मटर, सीजन के हिसाब से, गन्ना, है ना। तो अब किसान ने पैदा किया उसको, पैदा करने के बाद उसने पहला टैक्स तो दिया उस जमीन के इस्तेमाल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। जो जमीन हमारे पास है उसका हम लोग रेवेन्यू देते हैं, पता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ उसको जी। बोला जाता है रेवेन्यू। तो वो नॉमिनल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब उस खेत का हमने इस्तेमाल किया, उस खेत से हमने गन्ना उत्पादित किया या आलू उत्पादित किया, एनीथिंग, कोई भी चीज जो आपके खेत में पैदा हो, जो रॉ मटेरियल की श्रेणी में, जो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में जो है, वो हमने पैदा किया, ठीक है। अब बनी सी बात है यार, इतना ढेर सारा आलू पैदा कर लिए तो बैठ के तो सब खा नहीं जाओगे, इतना ढेर सारा गन्ना पैदा कर लिए तो सब तो चूस नहीं लोगे, है ना। तो मार्केट ले जाना होगा उसको, मार्केट में बेचना होगा। तो आप जब मार्केट ले जाते हो उसको, तो मार्केट में रखते हो, खड़ा कर देते हो दिखाने के लिए, छोटा इधर, बड़ा इधर, बड़ा इधर, खड़ा कर देते हो। तो वो जो एरिया आप इस्तेमाल करते हो मार्केट का, उस पे तह बाजारी लगती है, जो भी इन्होंने वर्ड यूज किया, तह बाजारी उसको बोलते हैं। फिर अगर उसको, ये तो लोकल मार्केट की बात हो गई, अगर आपने उसको सोचा कि यार इसको हम एमपी भेज दें, मध्य प्रदेश भेज दें, तो अब मध्य प्रदेश ये जाएगा तो इलाहाबाद होते हुए जाएगा, ये किधर से भी जाए वो सीमा पे वो पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, एक बिल्टी बोलते हैं उसको, बिल्टी बनवा के उसका बिल्टी बनवाई जाती है कि साहब एक ट्रक हमारा गन्ना जो है वो इलाहाबाद से वो मध्य प्रदेश जाएगा, ने सीमा पार करनी है। तो सीमा पार करनी है तो एक ट्रक पे 1,000 रुपया या 500 रुपया या 800 रुपया, जैसे भी जिस समय कीमत होती है उस हिसाब से जो सरकार निर्धारित कर देती, आपको अपने उत्तर प्रदेश का एक ट्रक गन्ना मध्य प्रदेश भेजने के लिए 500 रुपया उस पे बिल्टी का देना होता है। तो वो भी टैक्स हो गया आपका। अब तय बाजारी दिए, तो मान लो आपका इरादा था कि आज मैं गन्ना सबसे सस्ता बेचूंगा, क्योंकि लागत जो होगी सारे किसानों की बराबर होगी, सिंचाई सबको बराबर, किसानों की जो हालत दयनीय है ना, वो यहीं पे होती है कि अब उसमें से कोई अगर सोचे कि मैं सस्ता बेच दूं बल्क में,
और इकट्ठा पैसा निकाल लूं और फिर दूसरे से खरीद के फिर बेच दूं, तो वो नहीं कर सकता। उसका अपना है तो वो चाहे फ्री में दे दे, लेकिन कास्ट तो उस पे उतनी ही आई होगी जितना पड़ोसी में आई है। तो अब अगर वो मान लो 5 रुपए का, या अब तो 5 रुपए की बात नहीं, 20 रुपए का एक गन्ना बेच रहा है, तो अब तय बाजारी वाले हैं, कहा साहब 100 रुपया दीजिए आप। अब वो पता चला कि 100 गन्ना लिए बैठा है, 100 रुपया उसका गया, तो 1 रुपया गन्ना तो उसका चला गया तय बाजारी का, भाड़ा का चला गया, कटाई चली गई, मजदूरी चली गई। तो सरकार को तो जो 100 रुपया मिलना था, वो तो मिल गया, उसको चला गया वो रेवेन्यू में। तो किसानों को यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है। फिर होता क्या, सरकार कभी कभी लेवी लगा देती है। लेवी जो उसका, तो लेवी को बोलते हैं सेस। सेस नहीं, उपकर की तरह होती है, ये वस्तुओं पे उपकर की तरह होती है। कि अगर आप 5 क्विंटल या 50 किलो, या जैसे भी जिस वस्तु का हुआ, तो आप उस पे मार्जिन रखोगे। जैसे आलू जब वो लोग लेते हैं ना, तो 1 कुंटल खरीदते हैं, तो वो 1 कुंटल नहीं होती है, वो 1 कुंटल 5 किलो होता है। 1 कुंटल दो गेहूं खरीदेंगे तो 1 कुंटल 1 किलो खरीदेंगे, पता है? वो किसानों से लिया जाता है। किसान कितना उदार होता है, कितना विशाल हृदय होता है। यानी 100 किलो की जगह आपको 101 किलो दे रहा है, 100 किलो की जगह आपको 105 किलो दे रहा है। तरबूज वगैरह में 110-10 किलो तक ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? कहते हैं भैया ये जाएगा वहां तक तो सूख जाएगा, घट जाएगा, हम ठेकेदार हैं, अपना रेट बढ़ा लेना जाके। लेकिन नहीं, कहते नहीं, आपको देना पड़ेगा। वो 5 किलो लेते हैं, एक आध किलो सूखता है, 4 किलो का उनको वो भी बच जाता है। तो अब उस पे क्या होता है कि वो सरकार जो होती है, वो एक फिक्स करती है कि भाई अगर इतना तक आप ले जा रहे हो, तो इतना तक हम आपसे, टैक्स का एक स्लैब होता है उनका। तो कहता है कि 2%, 1% लगा दीजिए, इसमें लेवी लगा दीजिए, गन्ने पे लेवी लगा दीजिए, इस पे लगा दीजिए, उस पे लगा दीजिए, तमाम दर। इससे प्रदूषण सही करना, इस टैक्स से हमको लेके। जैसे अभी एजुकेशन पे सेस लगा था आपका, उपकर, तो 0.5% सेस लगाया गया था। नहीं, हर हर वस्तु पे एसटी जीएसटी के अलावा 0.5% लगा दिया गया था। तो उससे जो पैसा आ रहा था वो एजुकेशन में खर्च हो रहा था। तो उसी तरह सरकार इन्वायरमेंट के लिए ये आपसे लेवी वगैरह वसूल करे, तो जो जो जैसे जिस टाइम में जो चीजें होती है वो उसके लिए लगा सकती है। तो ये सरकार का अपना होता है। और सरकार का क्या होता है, वो कमाने के जरिया होते हैं, किसानों को ही चूसते हैं, फिर उसके बाद छात्रों को चूसते हैं। तो इस देश में जो चूसने वाला जो है वो किसान है और छात्र है, इसके अलावा कोई नहीं। क्यों? इसलिए कि किसान, आपने देखा होगा इतनी महंगाई बढ़ती है हर चीज में। तो अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात हो रही है। कुछ दिन पहले सारे सरकारी कर्मचारियों का दीपावली भत्ता बढ़ा, ये भत्ता बढ़ा, वो भत्ता बढ़ा। बढ़ा ना बढ़ा, किसानों का कौन सा भत्ता बढ़ता, जरा हमको बता दीजिए आप। किसानों को तो और उल्टा खाद नहीं मिल रही है, समय से पहुंचाई जा रहा है, तो बेचारे को 1200 की बोरी 1800 में खरीदना पड़ रहा है। तो इसलिए भारत देश के किसानों की हालत जो है, वो दरबे में बंद मुर्गे की तरह है। जब सरकार देगी, जब खाएंगे, नहीं देगी तो मरेंगे उसी में। इसलिए आपके देश में 85%, क्योंकि उनको अपनी वस्तुओं का रेट निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। अब देखो, इसका उल्टा पहलू भी, एमएसपी का नाम सुना आप लोगों ने? जी सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ पे दिमाग में ये डाला जाता है आपके, देख इसका भी फिलॉसफी समझना, दर्शन समझना, कि किसान इसको सुन के उत्साहित होंगे, यानी पैदावार में मन लगाएंगे। एमएसपी का नाम सुन के, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई इस बार जो गेहूं बिकेगा, अभी से वो जब बोई जाती है, जैसे अभी खरीफ की रबी की बो गई फसल, तो अब आगामी आपके जो फसल आने वाली होंगी, खरीफ और अभी जायद की फसलों का भी एमएसपी आपका निकाल, नहीं, 1 साल पहले निकाल दिया जाता है, नहीं, बुआई के पहले पहले वो इशू कर दिया जाता है। तो लोग उत्साहित होते हैं, यार चलो आपकी गेहूं का रेट अच्छा है। अब यहाँ पे भी समझ लेना, प्रवचन है, आप तो देना सुन ही लो जब प्रवचन सुन रहे हो तो एमएसपी से ये होता है कि किसान उत्साहित होगा, यानी कि उसको इस कीमत से कम पे अपनी चीज बेचना नहीं होगा,
और वो पैदा करने के लिए उत्साहित होगा। ये सरकार का कहना है, लेकिन इसका उल्टा देखिए। इसका उल्टा ये होता है कि आपने सरकार ने किसानों के हाथ बांध दिए। कैसे बांध दिए? सर वो उस प्राइस से ज्यादा पे नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो आप दंडित हो जाओगे। तो कहने का मतलब कि आपकी लगाम किसके पास हो गई? सरकार के पास हो गई। यानी अब आप उससे ऊपर तो बेच ही नहीं सकते, चाहे कम उत्पादित करो चाहे ज्यादा उत्पादित करो। फिर उसमें भी खरीदने में इतने नाटक होते हैं कि ये साइज नहीं है, ये साफ नहीं है, ये गीला है, ये सूखा नहीं है। दुनिया की नौटंकी करते हैं, तो किसान कहता है भैया माफ करो। वो व्यापारी हमारे यहाँ आएगा, वो 200 रुपया कम में तौला के चला जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। वो व्यापारी 200 रुपया, 2200 है तो वो 2000 में तौला लेगा आपका। सब लोग जिनके घर में किसानी होती देखते होंगे, वो 2000 में तौला लेता है। आप तौल देते हो क्यों? क्योंकि वो नाटक नहीं करता। वो क्या करता है, वो अधिकारियों से सेटिंग करता है कि साहब 100 रुपया कुंटल आपको देंगे या 50 रुपया कुंटल देंगे, 100 कुंटल हमारा एमएसपी से निकलवा दीजिए। बोला ठीक है। अधिकारी को कितना गया? 100 कुंटल का 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया चला गया ना, कि 50,000 गया? मान लो 5 ही हजार गया। और व्यापारी को 150 रुपया बच रहा। 150 में मान लो उसका 20-25 रुपया लाने ले जाने को हो गया, 100 रुपया कुंटल उसको बच गया। नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ? जो पैसा किसान को मिलना चाहिए था, वो पैसा अधिकारियों के जेब में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है? व्यापारी। व्यापारी के हाथ में जा रहा है। तो वो बेचारा किसान अगर 10 कुंटल बेचा, तो 2000 का तो उसका सीधा सीधा नुकसान हो गया। और एक महीने बाद उसी वस्तु की कीमत जो 2200 था, चूंकि अब सीजन खत्म हो गया। ये भी ध्यान रखना, जब सीजन खत्म हो जाता है, व्यापारी सारा माल खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, जो बेचना होता है सरकार के एमएसपी पे दे देते हैं। उसके बाद फिर रेट खुलता है 2500 रुपया, 2800 रुपया, 3000 रुपया, 3200 रुपया। सब देखते हो इसमें, जितने भी किसान हो सब देखते हो। तो इसलिए भारत में किसानों की हालत सुधरती नहीं। इसलिए किसान बेचारा परेशान रहता है। और किसान का लगभग 65% युक्त। और वो तो छोड़ो, वो तो भाई जो था वो हो गया। अब देखो, जमीन में कोई विवाद हो गया, जमीन का कोई रिकॉर्ड बनवाना है, खतौनी देनी है कहीं पे, तो उस बेचने में, माल बेचने में खतौनी भी लगती है। ठीक है, जब बेचना होता है तो अब वो गए लेखपाल साहब को, खतौनी निकाल दीजिए। अरे 100 रुपया दीजिए। 100 रुपया ले लेते खतौनी निकालने का। खसरा दे दीजिए, 500 रुपया दीजिए। अब बात तो 500 रुपया के नीचे बातें नहीं होती। तो अब बताओ बेचारा किसान कहाँ से उपज पाएगा? हर जगह तो कीचड़ काची है। बात समझ गए होगे मेरी समझ से कि क्यों ये एक्ट जरूरी था। ये तो उनके लिए जो काला बाजारी करते हैं, काला कारोबार करते हैं, उनके लिए है। लेकिन चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि किसान क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसमें जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको किसानों से तो कुछ लेना देना है नहीं। सर सर वो जो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो क्रिएट करते हैं हर साल, जैसे कभी नींबू बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, कभी लहसुन, कभी प्याज, सर वो भी यही होता है। तो यही तो होता है। अब जैसे मान लो हम सप्लायर हैं नींबू के, अब हमको पता है कि पैदावार यार आपकी कम हुई है, फसल अच्छी नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा रोक देंगे। अब जैसे मान लो गर्मी आ रही है या बढ़ेगी इसकी, पैदावार कम हो रही है, तो क्या करेंगे? रोक दो थोड़ा सा, 2-4 दिन डिले करो। या
उसकी जो वो मात्रा जो हमें पहुंचानी चाहिए वो हम नहीं पहुंचा पाते हैं, कम कम पहुंचाते हैं। तो जहां पे आप कर सकते हो वहां पे आप कर लेते हो। अब तो स्टोर हो गया है तो अब लोग स्टोरेज कर देते हैं, चलो स्टोर कर देते हैं, सारी चीजें रोक देते हैं, अभी बाद में भेजेंगे। तो जहां जहां पे कर लेते हैं वहां वहां पे ये सब हो जाता है। तो वो व्यापारी जो होते हैं वो सब अपना समझते बूझते, किसान बेचारा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है। वो इतना इंतजार तो करेगा नहीं, उसको पैसे की भी जरूरत है तो बेच देगा तुरंत। बात समझ में आई मिस्टर ऋतिक? और इसमें सबसे ज्यादा यस फायदा सर। जो होता है वो व्यापारियों का होता है, वो बीच में खूब कमाते पैसा। किसान बेचारे को कुछ नहीं होता और ना उपभोक्ता को कुछ होता है। तो इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये अधिनियम आपका बनाया गया। इसीलिए तीन शब्द इसमें है ना, प्रोडक्शन और आपका सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया नंदिनी जी, नंदिनी शर्मा, अपर्णा ताबीर। बात समझ में आ गई कि नहीं गई? दिमाग में कुछ खुला कि नहीं खुला? कैसे महंगाई बढ़ती है घटती है, कैसे क्या होता है, क्यों इस कानून को बनाया? तो कानून लिखिए, सवाल लिखिए पहले, सवाल लिखिएगा आप। कैसे लिखा है आज आपको? पहले लिखिए आवश्यक वस्तु क्या है, बताइए। और आवश्यक वस्तु, कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यक वस्तु क्या है और आवश्यक वस्तु कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझाइए। What is essential commodities and what was the need to make a law for Essential Commodities Act? हो गया? सर रिपीट कर दीजिएगा फिर। हाँ? What is essential commodities? What is essential commodities and what was the need to make a law for Essential Commodities Act 1955? हो गया? यस सर, हो गया। आंसर लिखेंगे, मन है? जी सर, लिखवा दीजिए। सर एक लिखवा दीजिए तभी जल्दी हो खत्म होगा। चलिए लिखिए। अरे यहाँ की जल्दी तो है ही है, अगले की जल्दी भी करो, तुमको तो कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी तुम्हारी। अब क्या बताएं, नहीं बोल सकते सार्वजनिक स्थल पर। चलिए, क्यों अखिल दीप, हाँ सर। इनको कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी ना? हाँ सर, सबसे ज्यादा जल्दी इसी को है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये बताओ कल कौन कौन टेस्ट देने आ रहा है? फालतू में पेपर सब खराब हो जाते हैं, बड़ा टेंशन में रहते हैं। सर हम आएंगे। सर जितने हम लोग नहीं आएंगे आएंगे। जितने लोग आएंगे सर पर्सनल मैसेज कर सर देंगे। हिंदी वाले अलग, इंग्लिश वाले अलग, फालतू ठीक। करवाएंगे, बर्बाद हो जाते पेपर सब। इसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, नंबर 1, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, essential commodity means a commodity specified in the schedule, in the schedule। डायरेक्ट है आप लोगों के पास?
बेयर एक्ट है आप लोगों के पास कि नहीं है? जी सर। जरा खोलिए तो उसमें देखिए क्या क्या है। सर 7 चीजें हैं। हाँ, सात तो देखो क्या क्या है। सर ड्रग्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, हम्म, फूड स्टफ, हम्म। हैंक्यान, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम। खाद्य तिलहन तेल, पेट्रोलियम, पेट्रोल उत्पाद, कपास, अट्टी, सूत, कपास, जूट, जूट टेक्सटाइल, खाद्य बीज, फल सब्जियां, पशु चारे के बीज, जूट बीज, ब्याज बीज, है ना, सब है। कॉटन सीड, जूट सीड, उर्वरक, चाहे कार्बनिक हो चाहे कार्बनिक हो, है ना। तो ये क्या है, ये इसेंशियल औषध ड्रग्स भी है। इसेंशियल कमोडिटीज, सेक्शन 2। आया समझ में बात कि नहीं आया? अपर्णा। यस सर। अब आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इन। इन द शेड्यूल। अब शेड्यूल मैंने दिखा दिया ना उधर। तो शेड्यूल को नोट कर लेंगे, उसके लिए जगह छोड़ दें। नहीं, कोई जरूरी नहीं, कर लेना, अच्छी बात है, याद कर लो। शेड्यूल कहाँ पर है, लास्ट में है क्या? हाँ, लास्ट में, बेरेक्ट के लास्ट में है कि नहीं? सबके पास बेरेक्ट ना हो तो लिखा दो, कोई जरूरी ऑनलाइन में, मतलब से गूगल से ले लिया। नहीं। नहीं, गूगल नहीं, बेरेक्ट नहीं खरीदी क्या अभी तुम? सर यहाँ मिलते ही नहीं है सर। बहुत नालायक हो तुम, इसको भेज देना, इसको ग्रुप पे डाल देना। चलिए आगे आइए। सर मैं ले लूंगी सर गूगल से। ये अभी चलो, आपको आज कुछ मैं शेर व शायरी में सुनाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। आप लोग ना सुनते हो ना अच्छे से सर मुखातिब। सुना दो सर। सुनाइए सर सर, सुनेंगे, सुनाइए। सर हम सुनेंगे, तो सुन सुनेंगे। लेंगे। सर चलिए, क्वेश्चन तो हो जाएगा, सुना दो। अब क्लास 2 में आइए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। सब्जेक्ट दूसरा पॉइंट लिखना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट में it is satisfy that is necessary to necessary so to do in the public interest and for reason public in, सर डेटिव। uh, डेटिव। that is to necessary so to do in the public interest and for reason be specified to be specified in the notification in the notification published in the official gazette amend the schedule as so as to number A, add a commodity to the said schedule. Add a commodity to the said schedule. B, remove any commodity. Remove any commodity from the said schedule. यानी ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, in consultation with the state government.
सब क्लास 3 लिख दो। एनी नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर सबसेक्शन 2 subsection 2 may also direct that an entry may also direct that an entry shall be made against such commodity in the said schedule declaring that such commodity shall be deemed to be an essential commodity, सर डिक्लेयरिंग, शेड्यूल डिक्लेयरिंग। declaring that such commodity shall be deemed to be an essential। हेलो कहाँ पे हो? हाँ नहीं यार, मैं यही इलाहाबाद आ रहा है क्या? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो गया, चला गया। Shall be deemed to be an essential commodity for such period not exceeding 6 months, for such period not exceeding 6 months to be specified in the notification। Four point, Parliament has power to make law Parliament has make Parliament has power to make law by virtue of entry 33 list third in the 7th schedule of the Constitution। 7वीं अनुसूची की समवर्ती में 33वीं लिस्ट देखिएगा। सर बाय वर्च्यू ऑफ Virtue of entry 33 in the 7th schedule of the Constitution। Every notification issued under subsection 2 shall be laid as soon as maybe after it is issued before both house of parliament। ठीक है, ये तो देखो रेगुलेशन हो गया। ठीक है, यानी आवश्यक वस्तु का रेगुलेशन हमें कैसे करना है, ये हो गया। और आप सीधे से सवाल का जवाब कैसे दोगे, व्हाट इज इसेंशियल कमोडिटीज, आप उठा के शेड्यूल 2 लिख दीजिए, बस ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर इसका मतलब यही हुआ ना, एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं, जो वही सात सारी चीजें होंगी ना। सात वस्तुएं जो है बस वही लिख दो, हो गया। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर था कि कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, अब नीड टू मेक लॉ क्या है, लिखिएगा। द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू प्रोवाइड, अब आंसर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 सर टू प्लीज रिपीट कर दीजिए। द Essential Commodities Act 1955
to provide in the interest of the general public for the control of the production, supply and distribution. For the control of the production, supply and distribution of and trade and commerce in certain commodities be it enacted by Parliament in the 6th year of the Republic of India. ठीक, ये आपका हो गया।